नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो घटनाएं इंपॉर्टेंट थी, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ टाई अप किया है, के साथ सहयोग किया है। इसका क्या मतलब है? तो भारत सरकार के अंतर्गत जो आयुष मंत्रालय है, उसने जो अश्वगंधा है, उससे जो कोविड के पेशेंट थे उन्हें अश्वगंधा की दवाई पर रिसर्च की गई है, उन्हें रिसर्च के तौर पे दिया गया था, तो उसके कुछ पॉजिटिव परिणाम मिले हैं, इनको सकारात्मक परिणाम। तो इस पे आगे और रिसर्च करने के लिए यूके लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ टाई अप किया गया है, जिन्होंने क्या किया है, लेस्टर, बर्मिंघम और लंदन, ये तीन शहरों में, जो इंग्लैंड में स्थित है ये शहर, वहां पर 2000 लोगों पर इसका अश्वगंधा का ट्रायल किया जाएगा। विथानिया सेनिफेरा इसको कहते हैं, यहां पर इसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया सेनिफेरा अश्वगंधा का। इंडियन विंटर चेरी से बोला जाता है अश्वगंधा को। तो इस पर रिसर्च की जाएगी और वो रिसर्च जो है तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ टाई अप में की जाएगी, और उसके जो भी परिणाम होंगे तो उसके बारे में एक दूसरे को मतलब जानकारी आदान प्रदान की जाएगी, और इस पे जो है तो नई मेडिसिन भी कोविड से रिलेटेड या फिर रिकवर करने के लिए बनाई जा सकती है। तो इसके लिए टाई अप किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत और चीन ने उत्तरी सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित की है। अब ये एलएसी की बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें क्या हुआ है कि चीनी सेना दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसी दिन एक हॉटलाइन स्थापित की गई है भारत और चीनी सेना के द्वारा। भारत और चीनी सेना के वहां पर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, आपसी सामंजस्य का अभाव दिखता है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया है कि जैसे जो तो संघर्ष की स्थिति निर्मित ना हो पाए, जैसे 1 साल पहले अभी वहां पर हो गई थी भारत और भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, तो उससे बचने के लिए एक हॉटलाइन निर्मित की गई है। तो ये पहले समझते हैं हॉटलाइन क्या होती है। तो हॉटलाइन बेसिकली ये दूरभाष या फिर फोन लाइन समझ लीजिए आप, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ डायल इन नंबर्स होते हैं और डायरेक्ट फोन उठाने पे फोन कॉल सीधे उसी हॉटलाइन से रिलेटेड फोन कॉल पे लग जाता है। तो इसमें नंबर कोई डायल नहीं करने पड़ते हैं। तो ऐसी फोन लाइन आपने मूवीज में देखी होगी कि जिसमें जो आर्मी वाले यूज करते हैं, ये सबसे सिक्योर्ड लाइनें होती हैं। तो इस तरह की हॉटलाइन स्थापित की गई हैं भारतीय सेना के द्वारा। कोंगरला एरिया जो भारत में है, वहां पे कोंगरला एरिया द्वारा भारतीय सेना द्वारा की गई है, और चीनी सेना के द्वारा खांबा जोंगा क्षेत्र में, चीनी सेना द्वारा खांबा जोंगा क्षेत्र में ये हॉटलाइनें स्थापित की गई हैं। चीनी सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, और ये स्थापना की गई है 1 अगस्त को, जिस दिन चीनी सेना दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है तो जो हमारे बीच तनाव की स्थिति बन गई थी भारत और चीन के मध्य, तो वहां पर इसका उद्देश्य विश्वास बहाली, सौहार्दपूर्ण रिश्ते, और इसमें क्या होगा कि आगे अगर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो इसमें जो ग्राउंड कमांडर होंगे वो हॉटलाइन के द्वारा आपस में सीधे संपर्क कर पाएंगे। तो जो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, या फिर कम्युनिकेशन के कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वो निर्मित नहीं हो पाएगी, होने से बच सकती है, क्योंकि इससे जो है तो कम्युनिकेशन दोनों ओर से किया जा सकेगा इस हॉटलाइन के द्वारा। 1965 के बाद पहली बार पुनर्जीवित हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी, हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल और चीलाहाटी बांग्लादेश रेल मार्ग पर भारत और बांग्लादेश के बीच नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू होगी। तो यहां पर ये एक टाई अप है या फिर एक नया स्टार्ट किया गया 56 ईयर्स के बाद, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे ये रेल लाइनों को बंद कर दिया गया था। अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की स्वर्ण जयंती उत्सव था, और वहां पर जो उनके राष्ट्रपिता हैं बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शती का वर्ष था। तो इसी वर्ष क्या किया गया है, वहां की जो राष्ट्रपति है शेख हसीना, उनके साथ मुलाकात की है, और वहां पर यह मतलब सहमति जताई गई थी उनके द्वारा, और ये वादा किया गया था कि हम इन रेल लाइनों को फिर से प्रारंभ करेंगे। तो उसी के कहते हुए चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी हमारे पश्चिम बंगाल में है और चिलाहाटी बांग्लादेश में, इनके बीच जो
ट्रेनें पहले चला करती थी उन्हें फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब मालगाड़ियों का परिवहन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य 5वां रेलवे लिंक परियोजना टाइप का है, स्टार्ट किया गया है, ये 5th है। इसके पहले 4 इसमें स्टार्ट किए जा चुके हैं और ये बंद कर दिया गया था 1965 में इंडिया पाक वॉर के टाइम पर। दीपक दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दीपक दास की बात कर रहा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात हो गई है, CGA, नॉट CAG से ये डिफरेंट है, तो ये CGA है। अब इससे पहले जो दीपक दास जी थे ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक थे। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक थे कहां पर? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड में, प्रत्यक्ष कर बोर्ड में। तो अब इन्हें बना दिया गया है CGA, ठीक है। तो अब CGA का अनुच्छेद या फिर संविधान में क्या संबंध है? तो अनुच्छेद 150 में इनके बारे में लिखा हुआ है, 150 में। इसमें जो है तो ये कार्य क्या करते हैं? तो ये मासिक खातों को, मतलब जो मासिक खाते होते हैं केंद्र सरकार के, उनको समाकेत या फिर देखते हैं, और केंद्र सरकार के वार्षिक आय व्यय के खातों के रुझान को ये देखते हैं। जो आय व्यय होता है वार्षिक तौर पे केंद्र सरकार के द्वारा, उसके रुझानों को ये भी देखने का कार्य करते हैं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद 150 है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार में क्या हुआ है कि अभी तख्ता पलट हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में। तो यहां पर क्या हुआ है, नवगठित कार्यवाहक सरकार में सैन्य शासक जनरल मिन आन हिंगल ने क्या किया है, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया है, ये प्रधानमंत्री बने हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और यहां पर जो उनकी प्रोमिनेंट लीडर थी, जो बड़ी नेता है वहां की, आंग सान सूची, जो वहां के राष्ट्रपति हैं थे पहले, इनके पिता आंग सान, उनकी ये पुत्री हैं आंग सान सूची। ये जो है तो इन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुत कार्य किया है वहां पर म्यांमार में, और बहुत दिनों तक लगी रही हैं। इनके इसी प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें 1991 में, और इन्हें जो है तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी 1992 में दिया गया है। इनके प्रयासों को जो आपसी सामंजस्य बनाने के लिए, और क्या कहते हैं, म्यांमार में जो है तो लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए जो इन्होंने प्रयास किए हैं, उनको विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है 1991 में। तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने आयात निर्यात के नियमों का उल्लंघन किया है और दूरसंचार के यंत्रों को गैर कानूनी ढंग से अपने पास में रखा है या फिर उनका यूज किया है। तो इस प्रकार यहां पर आरोप लगाकर इनकी सरकार को गिरा दिया गया था और नई सेना की सरकार यहां पर आ गई थी। तो अब वहां पर सेना के नए प्रधानमंत्री हो गए हैं, मिन आंग हंगिल यहां पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। तो इसमें क्या हुआ है कि पीवी सिंधु अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर हो गई थी, तो अभी ऐसा नहीं है। जो कांस्य का उनका मैच था बिंग जियाओ चीन की खिलाड़ी के साथ, वो इन्होंने जीत लिया है और अब ये कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये कांस्य पदक प्राप्त करने वाली मतलब 2 ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली 125 साल में ये पहली महिला है भारत की। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने यहां क्या किया है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो पोषण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें विश्व बैंक से $200 मिलियन का ऋण लिया है। और ये लिया गया है, उसने क्या किया है भारत ने कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो बौनेपन की समस्या है उसको दूर करने के लिए उसका जो 38% है उसको 25% पर लाने के लिए प्रतिबद्ध होकर $200 मिलियन का यहां पर विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है। और ये सब किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में इससे प्रारंभ किया गया था। इसमें 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य था। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हुए तो विशेष काडर बनाया जाएगा। इसमें सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन की बात की गई है। स्थायी कमीशन मतलब ये होता है कि जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको अपने पद पर रहने की
छूट रहती है। पर अगर आप स्थायी कमीशन ऑफिसर नहीं है तो वहां पर आपने देखा होगा कि 15 साल की सर्विस के बाद, 14 साल की सर्विस के बाद आपको यहां से रिटायर कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या किया गया, महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी स्थायी कमीशन की 2008-9 में, जहां पर 7 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रोवाइड किया गया था। और स्थायी कमीशन में आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एनडीए या फिर आईएमए या फिर ऑफिसर्स एकेडमी गया से आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो यहां पर विशेष काडर बनाया गया है महिलाओं को, और अधिक महिलाओं को, अधिकारियों को स्थायी कमीशन यहां पर सेना में प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।